गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डीप फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में मेंस के भी एक दो क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक एक भी क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछा गया है डीप फाउंडेशन से। प्री के क्वेश्चन ज़रूर हम कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है प्री में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। मैं पहले सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन को मेंशन कर देता हूँ और मेंशन करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज आस्किंग इन आईएएस में पहले ये आया 2006 में और फिर जो है जेई में ये पूछ लिया 2016 में। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द following statements, consider the following statements about the, पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, द proportioning of footing, the proportioning of a footing, proportioning of a footing is more often governed by its bearing capacity, by its bearing capacity। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फ्रिक्शन पाइल्स आल्सो कॉल्ड, फ्रिक्शन पाइल्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पाइल्स। थ्योरी क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया था फ्लोटिंग पाइल्स। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज करेक्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स given above is या आर करेक्ट। ठीक है, पहला ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और डी ऑप्शन है नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस 2014 में पूछा गया है। ये प्रॉब्लम जो पूछा गया है 2014 में पूछा गया है। अ ड्रॉप हैमर पे प्रॉब्लम है, अ ड्रॉप हैमर इज यूज्ड टू drive a wooden pile full stop। The hammer weight is 25 kilonewton, the hammer weight is 25 किलोन्यूटन। जो हैमर है ना जिसको गिरा रहे हैं वो 25 किलोन्यूटन का है। एंड इट्स फ्री फॉल हाइट एंड इट्स फ्री फॉलिंग height
is 0.8 meter, is 0.8 meter, full stop. The penetration in the last blow, the penetration in the last blow is 12 mm, 12 mm दे रखा है. What is the nearest approximation? What is the nearest approximation to load carrying capacity, to load carrying capacity of the pile, load carrying capacity of the pile according to the engineering news formula. ठीक है, चलो पहला ऑप्शन क्या मेंशन किया है? ए ऑप्शन 125 किलो न्यूटन, 125 किलो न्यूटन. बी ऑप्शन दे रखा है 110 किलो न्यूटन, और सी दे रखा है 3000 किलो न्यूटन, और डी पूछ रखा है 90 किलो न्यूटन. क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यहीं पे मेंशन करता हूँ. दैट इज, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, आईईएस में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, आईईएस 2007 यहाँ से पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पाइल, which of the following types of piles, which of the following types of piles is likely to have the highest load carrying capacity, that is highest load capacity in compression. ठीक है, चल क्या है पहला ऑप्शन? ए ड्रिवेन प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल. बी है प्रीकास्ट पाइल placed in a pre-drilled ठीक है, pre-drilled bore. चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, सी ऑप्शन ड्रिवेन स्टील पाइल, ड्रिवेन स्टील पाइल. पाइप जैसा शेप होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया पाइप. ओके, और डी ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन है स्टील पाइप
स्टील पाइप पाइल placed in a pre-drilled bore। ठीक है, सारे क्वेश्चन मेंशन कर दिए, अब आप एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग सॉरी, चलो पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। द प्रपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग इज मोर ऑफन गवर्नड बाई इट्स बियरिंग कैपेसिटी। इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। प्रपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग का मतलब होता है कि फुटिंग के ऊपर कितना लोड आ रहा है और सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी, मतलब सॉइल किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग करते हैं। प्रपोर्शनिंग का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपको लिमिटेड एरिया कर दिया गया है और आप उसमें चाहे सर्कुलर बनाओ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, चाहे राफ्ट बनाओ, चाहे कंबाइंड फुटिंग बनाओ, चाहे स्ट्रिप फुटिंग बनाओ, तो दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग। तो ये प्रपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग डिपेंड कर जाता है, इज मोर ऑफन गवर्नड बाय इट्स बियरिंग कैपेसिटी। यस, बियरिंग कैपेसिटी पे ये डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्रपोर्शनिंग का मतलब होता है उसके शेप साइज को बदलना, दिस इज कॉल्ड प्रपोर्शनिंग। फ्रिक्शन पाइल आर आल्सो कॉल्ड अ फ्लोटिंग पाइल, ये भी बात सही है, इसको भी मैंने बताया था। तो दोनों बातें सही है, अगर दोनों बातें सही हैं तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रॉप हैमर है, इज यूज टू ड्राइव अ वुडन पाइल है। कैसा है? वुडन पाइल है। द हैमर वेट इज इतना, तो मतलब मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ सोल्यूशन पार्ट करके। वेट जो दे रखा है वो 25 किलो न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताया क्या है, फ्री फॉल हाइट जो है एच है 0.8 मीटर है, या इसको 80 सेंटीमीटर कर सकते हो, मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। द पेनिट्रेशन इज लास्ट ब्लो इज इतना, तो इसकी वैल्यू इसने दे रखी है, ठीक है। दिस इज एस की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12 mm, इसको बदल देते हैं सेंटीमीटर में, 1.2 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर दिया। व्हाट इज द नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो फार्मूला था वो WH अपान दैट इज 6S + C था, यही फार्मूला था ड्रॉप हैमर के लिए। W की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 25 रखो। हाइट की वैल्यू 80 है तो 80 रखो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 था, 6 रख दिया। ध्यान रखिएगा इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूले में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 होता है, और S की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये दे रखा है 1.2, और ड्रॉप हैमर है उसके लिए C की वैल्यू, इलास्टिक कंप्रेशन की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर आती है। जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 90.09 निकल के आपका आता है किलो न्यूटन में। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ से ये आंसर आपका निकल गया। अब आप अप्रॉक्सीमेट आंसर देखोगे तो इसके बराबर आएगा, दिस इज 90 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे ड्रॉप हैमर बताया, अगर स्टीम होता, डबल स्टीम हैमर होता तो 0.25 होता, तो बस थोड़ा बातों का ध्यान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब सबसे अच्छा जो है, ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी किस में जा सकती है। मैंने बताया था कि आपको जो ड्रिवन पाइल होता है वो सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी लेता है, बिकॉज साइड से कन्फाइनिंग प्रेशर भी काम करता है, इस वजह से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा। और इसमें एक डाउट ये आया कि कंक्रीट का लेंगे कि स्टील का लेंगे। देखिए इसमें जो पहले से आप बोर होल करोगे फिर पाइल लगाओगे, उसके लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा निकल के नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ड्रिवन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ड्रिवन प्री कास्ट कंक्रीट पाइल, ये सही है, प्री कास्ट करना पड़ता है आपको। उसके बाद में प्री कास्ट पाइल प्लेस्ड इन द प्री ड्रिल्ड बोर, अगर पहले से बोर कर रखा होगा तब लगाओगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं मिलेगी। फिर ड्रिवन स्टील पाइप है, पाइप देखिए एक्चुअली क्या है, स्टील में फ्रिक्शन कम होता तो साइड से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर कंक्रीट का बनाओगे तो साइड से फ्रिक्शन मिल जाता है। तो साइड से फ्रिक्शन की वजह से, अच्छे फ्रिक्शन के कारण लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या निकल के आती है, ज़्यादा निकल के आती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज द ए। तो आप इस तरीके से पहले इनको नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चल,
नेक्स्ट बात डील करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी से। चलो इसको रफ करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डील करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डील करते हैं। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 जो है कई बार रिपीट हुआ है आईएएस में, एसएससी जेई में, आईएएस 2005 और जेई 2017 और बाकी आईएएस में तो 3-4 बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। अ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ the load carrying capacity of an individual friction pile कैसा पाइल है? फ्रिक्शन पाइल। अंडरलाइन कर लो ये बात क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन बदल जाता है। फ्रिक्शन पाइल, ठीक है, इज 200 किलो न्यूटन। व्हाट इज द टोटल लोड? व्हाट इज द टोटल लोड? व्हाट इज द टोटल लोड carrying capacity total load carrying capacity of a group of 9 piles। 9 पाइल है टोटल। सच पाइल्स विच, ये जो पाइल्स हैं इनकी ग्रुप इफिशिएंसी भी दे रखी। सच पाइल्स विथ ग्रुप इफिशिएंसी फैक्टर, ग्रुप इफिशिएंसी फैक्टर बराबर 0.8। चल पहला ऑप्शन है ए 1800 किलो न्यूटन, बी ऑप्शन है 1640 किलो न्यूटन, सी ऑप्शन है 144 किलो न्यूटन और डी ऑप्शन है 900 किलो न्यूटन। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज, हाँ एक और क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आईएएस में, सॉरी ये वाला 2017 में नहीं पूछा गया था जेई में, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये पूछा गया। तो ये आईएएस 2002 में आया और आईएएस में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, फिर एसएससी जेई में पूछ लिया।
तो ये एसएससी जेई में 2017 में रिपीट हुआ है। क्लियर? अ सिंगल पाइल 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 15 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग है, is driven in clay having an average unconfined compressive strength of 100 kilonewton per meter square, 100 kilonewton per meter square, full stop. The ultimate load carrying capacity, the ultimate bearing capacity of the pile neglecting end bearing. ध्यान दीजिएगा, या तो ये फ्रिक्शन पाइल बोल देता और यहाँ पे दूसरी बात बोल दिया नेग्लेक्टिंग द एंड बियरिंग। एंड से कोई रेजिस्टेंस नहीं लेना आपको, एंड बियरिंग। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, नेग्लेक्टिंग एंड बियरिंग कर लो या इसको कह दो फ्रिक्शन पाइल है। ये बात दोनों एग्जाम में आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है। एग्जाम में फ्रिक्शन पाइल भी बोल देगा, फ्लोटिंग पाइल भी बोल देगा, तब भी आपको एंड बियरिंग निगलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। if any and assuming shear mobilization factor of 0.8 around the pile, ए ऑप्शन है 940 किलो न्यूटन, बी ऑप्शन है 1884 किलो न्यूटन, सी ऑप्शन है 1175 या 1177.5 किलो न्यूटन और डी ऑप्शन दे रखा है 1334.5 किलो न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आईईएस में पूछा गया था और 1998 में पूछा गया है। क्या कह रहा है इसको देखते हैं। मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, मिनिमम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ फ्रिक्शन पाइल्स कितना रहेगा। फ्रिक्शन पाइल्स ऑफ डाया कैपिटल डी एज पर BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एज पर BIS। ओके, चलो BIS कोड के द्वारा आपको बताना है। इज फर्स्ट ऑप्शन 1.5D, बी ऑप्शन 2D, सी ऑप्शन है 2.5D और डी ऑप्शन बोल रहा है 3D। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका 2017 में पूछा गया है एसएससी जेई में। ये क्या कह रहा है, ऑन पाइल्स द ड्रॉप मस्ट बी एट लीस्ट
कितनी हाइट से कम गिराना चाहिए वो पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर। अब एक इस पे क्वेश्चन भी किया था मैंने। बी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, सी 120 सेंटीमीटर और डी 140 सेंटीमीटर। चल सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डील करते हैं। ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं, ठीक है। चल पहले पढ़ लेते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रिक्शन पाइल। ध्यान से पढ़िएगा, इंडिविजुअल फ्रिक्शन पाइल की बात कर रहा है और कितना लोड है ये आपका है, दैट इज इंडिविजुअल की। अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन का। चल ये क्या कह रहा है, फ्रिक्शन पाइल है और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आपको कितना दे रखा है, 200 किलो न्यूटन। दैट इज क्यू यू पी इजकल टू 200 किलो न्यूटन। और आपको मैंने इफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ाया था क्या, व्हाट इज द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पाइल्स। तो ग्रुप क्या आपका कितना लोड ले जा सकता है उसके बारे में इसने पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ग्रुप इफिशिएंसी इजकल टू जो लोड कैरिंग कैपेसिटी इन ग्रुप में होगा डिवाइड बाई एन टाइम इंटू क्यू यू पी, ठीक है। बोलो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रुप इफिशिएंसी आपके सामने है कितना है, दैट इज 0.8, दैट इज 0.8। और यहाँ पे आपको निकालना क्या है, क्यू ग्रुप में कितना लोड ले जा सकता है वो आपको निकालना है। और एन की वैल्यू आपके सामने है, 9 पाइल्स है तो 9 का मल्टीप्लाई करो, सिंगल कितना ले जा सकता है 200, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1440 किलो न्यूटन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चल तो इसका आंसर हमारा हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिंगल पाइल है 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन की सॉल्व करने के लिए, दैट इज जो गिवन डेटा है, डेटा डाया 50 सेंटीमीटर है तो इसको 50 सेंटीमीटर बोल दो या 0.5 मीटर बोल दो, बात एक ही है। एंड 15 मीटर लॉन्ग, लेंथ को मैंने मेंशन किया दैट इज 15 मीटर लॉन्ग है। कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है। उसके बाद में ड्रिवन इन क्ले, ध्यान रखिएगा क्ले में ड्रिवन किया गया है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 100 है। तो क्यू यू इजकल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मुझे क्यू यू पता है तो मैं सी यू निकाल सकता हूँ। तो क्यू यू इजकल टू 2 टाइम्स सी यू होता है और सी यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100 डिवाइड बाई 2, दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आ जाए। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए कि आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे दे और अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ आपसे सी यू पूछ ले, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल गया। उसके बाद में अगली बात बोल रहा है क्या, द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल इज नेग्लेक्टिंग इंड बियरिंग। मतलब इंड बियरिंग से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आपके सामने पाइल लगा रहा हूँ, ये पाइल में यहाँ से जो रेजिस्टेंस आता था उसको कंसीडर नहीं करना है, जो साइड से रेजिस्टेंस आएगा उसको आपको कंसीडर करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चल इसने बोल दिया, नहीं बोलेगा तो एक लाइन में लिख देगा दिस इज द फ्रिक्शन पाइल। अगर फ्रिक्शन पाइल है इसका मतलब इंड बियरिंग आपको निगलेक्ट करना है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छी गलती एग्जाम में जल्दबाजी में होती है। उसके बाद में मोबिलाइजेशन फैक्टर जो है वो अल्फा दे रखा है, दैट इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 0.8, ठीक है। अब आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्यू यू पी इजकल टू, देखिए इंड बेयरिंग को तो निगलेक्ट किया गया, मतलब ये जो टर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, बट ध्यान रखिएगा अल्फा पाई डी एल इंटू सी यू। ध्यान रखिएगा हमारे क्वेश्चन में फ्रिक्शन पाइल मान के या इसको मान के पूरा निगलेक्ट किया गया, जीरो किया गया टोटल। तो ये पूरा टर्म जो है ना ये जीरो मान लिया गया है, इंड बेयरिंग को निगलेक्ट किया गया है, ओके। चलो यह लिख देता हूँ यहाँ पे इंड बेयरिंग निगलेक्टेड, इंड बेयरिंग निगलेक्टेड, दैट्स क्लियर। अब देखो जो भी वैल्यू बची उसको पुट करते हैं, अल्फा पाई डी एल इंटू सी यू। चलो आ जाओ, अल्फा की वैल्यू 0.8, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर है 0.5 मीटर, एल की वैल्यू 15 मीटर, सी यू की वैल्यू 50। सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर निकल के आएगा 942। देखिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट तरीका बता देता हूँ। ये 8 है, ये 5, 8 पंचे 40 होता है, तो ये 4 के आसपास आ गया। 4 को 3 से गुणा करोगे 12 के आसपास आ गया, 13 के आसपास आ गया। फिर 15 पचे 75, 750 के आसपास आ गया। 750 को लगभग
5 या 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्सीमेट 942 के आसपास ही आएगा। बाकी आंसर ज़्यादा है, 1100 है, कोई 1300 है, कोई 1800 है। तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई बताने नहीं आएगा आपको, लेकिन बस आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एग्जाम में सब कुछ आता होगा, और ये क्वेश्चन पता है एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है और आईएएस में 2-3 बार आ चुका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 942। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसएससी जेई में पूछा है, 2017 का प्रॉब्लम है। ये कह रहा है अनपाइल द ड्रॉप हैमर मस्ट बी एट लीस्ट, मतलब कम से कम कितनी हाइट से आपको ड्रॉप हैमर गिराना चाहिए। देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमम मैं लिख देता हूँ, मिनिमम हाइट आपकी इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम इसकी होती है 120 सेंटीमीटर होता है, और जो मैक्सिमम होता है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज 240 सेंटीमीटर होता है। लेकिन मेरे से प्रॉब्लम पे पूछा क्या है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम कितनी हाइट से आप ड्रॉप हैमर गिराओगे कि ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन फैक्चुअल्स होते हैं, हर किसी को पता नहीं होता है, लेकिन आप पढ़ते समय आपको एसएससी जेईई जैसे एग्जाम्स में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, गेट आईएएस में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, बट आपको एसएससी जेईई एग्जाम के लिए छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो आप इस तरीके से पहले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं रफ करने जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और है आपका, जो सिर्फ लास्ट लेक्चर होगा आपका सॉइल मैकेनिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि आईएएस में प्रॉब्लम पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रॉब्लम आपको आईएएस 1995 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following statements regarding negative skin friction, in piles, ठीक है। चलो पहला है, इट इज़ डेवलप्ड, स्टेटमेंट टाइप की प्रॉब्लम है। इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू a recently deposit clay layer नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दूसरा, इट इज डेवलप्ड व्हेन
developed when it is developed when the pile is driven through a layer of dense sand. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है it is developed due to a sudden drawdown of the water table. Which statement is correct? ठीक है. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसके बारे में बात कर रहा है. चलो, ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन 2 and 3, डी ऑप्शन 1 and 3. ठीक है. चल, एक बेहतरीन क्वेश्चन है 9 नंबर. ये आपके एग्ज़ाम में आ चुका है. आईईएस में भी 2-3 बार है. आईईएस 2007. इस पर थ्योरी क्लास डील की थी पिछले वाले लेक्चर में. एक मशीन है एंड इट्स फाउंडेशन, अ मशीन एंड इट्स फाउंडेशन वेट 980 किलो न्यूटन, 981 किलो न्यूटन, एंड हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू 10,000 किलो न्यूटन पर मीटर. बहुत हाई है इसका. पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट. क्या पूछा है, डैम्पिंग कोफिशिएंट. ठीक है. डैम्पिंग कोफिशिएंट के बारे में पूछा है, दैट इज सीसी है यहाँ पे. ओके. If system is to be critically damped, if system is to be critically damped, उसको critically damped किया गया है और G की वैल्यू दे रखी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने 1000 किलो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर. बी ऑप्शन है 4000 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर. सी ऑप्शन है 2000 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर. और डी ऑप्शन है 8000 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर. ठीक है. चलो, ये होगी प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 8 हो गया. चल, प्रॉब्लम नंबर हम लोग 9 पे पहुंच चुके हैं. नेक्स्ट फाइल पे आते हैं. चल, 10. ये जेई में पूछा गया है 2008 में. क्या कह रहा है, द ग्रुपिंग ऑफ पाइल will not
reduce the load carrying capacity, load carrying capacity in case of friction pile, B है end bearing piles, C है both A and B, D है none of these, क्लियर। चल, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम पे आ जाओ। 8 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रही है उसके बारे में थोड़ा सा देखना है, ठीक है। 8 नंबर प्रॉब्लम कह रही है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इम्प्लाइज। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के बारे में बात हो रही है। इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल ड्रिवन थ्रू आर रिसेंटली डिपोजिट क्ले लेयर। यस, अगर कोई रिसेंटली आपने फिल किया है, अभी नई नई मिट्टी ला करके भरा है, तो वो अभी सेटल करती है शुरुआत में, ठीक है। तो इस वजह से इसमें आकर हो सकता है, तो फर्स्ट सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज़ डेवलप्ड व्हेन द पाइल इज ड्रिवन थ्रू अ लेयर ऑफ डेंस सैंड। गलत, क्योंकि डेंस सॉइल जो होती है, डेंस सैंड होती है, वो नीचे की तरफ सेटल नहीं होती है। इसका मतलब ये कि सराउंडिंग सॉइल अगर सेटल नहीं होगी तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर डेंस सैंड की जगह पे लूज सैंड होता तब सही हो जाता। तो ये बात जो लिखी गई है ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो। इट इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द सडन ड्रा डाउन ऑफ वाटर टेबल। यस, वाटर टेबल ड्रा डाउन होने से इस पर फर्क पड़ता है। तो पहला और तीसरा दो बातें सही हैं, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके पॉइंट मैंने भी लिख दिए थे, ठीक है। अर्थक्वेक आ जाए, वाटर टेबल ड्रा डाउन हो जाए, रिसेंट फिल हो जाए, उसकी वजह से ये डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। एक मशीन फाउंडेशन है, उसका वेट दे रखा है 980, मतलब इसका जो है डब्ल्यू दे रखा है 981 किलो न्यूटन है। इसको एक काम करो, mg मास इंटू ग्रेविटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 980 इंटू किलो न्यूटन। तो मास g की वैल्यू 9.81 है, ये 981 किलो न्यूटन है। तो यहाँ से मास निकल के आ जाएगा 100 के आसपास किलो न्यूटन निकल के आ जाएगा, ठीक है। चल, केजी में आ जाएगा, सॉरी, या इसको एक काम करते हैं, दैट इज़ इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। 981 और किलो न्यूटन को मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में, दैट इज़ न्यूटन में। ज़रूरत नहीं है वैसे, ये हो जाएगा न्यूटन में। और जी की वैल्यू जब डिवाइड करोगे इसको, मास को, तो 9.81 आ जाएगा। ये 100 आ जाएगा, 100 या 10 इंटू 10⁻³ kg, ये सारा आंसर kg में आ जाएगा। अब आपको बोला क्या क्या है देख लो एक बार। जी की वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछा है क्रिटिकली डैम्प्ड किया गया, सीसी डैम्पिंग पूछा गया है। तो इसका फार्मूला आपने पढ़ रखा था 2 टाइम Km, 2 टाइम K इंटू M, ठीक है। बोलो K की वैल्यू आपके सामने है, कितनी है? K की वैल्यू आपके सामने है, K इक्वल टू 10,000, ठीक है। और क्या दे रखा है? मास को दे रखा है 10,000। दिस इज़ द ऑप्शन किस में दिया है आपको? अच्छा, किलो न्यूटन में ही आंसर दिया है। तो अगर किलो न्यूटन में दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो 100 ले लेते हैं। ओके, चल अब इसको देखते हैं कितना निकल के आता है। 3 4 2 6 0 हो गए, तो 2 10⁻⁶, इसको बाहर निकालोगे 2000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका यूनिट भी किलो न्यूटन में था, किलो न्यूटन पर मीटर था, इसका यूनिट भी किलो न्यूटन आएगा, तो ये बाहर निकल के आपका किलो न्यूटन में निकल के आ जाएगा, क्लियर। चल, दोनों यूनिट सेम रखनी पड़ेगी आपको, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। इसको किलो न्यूटन में रहने दो,
और नीचे की यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं। ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बेटर रहेगा। ठीक है, इसकी यूनिट को मेंशन कर दो तो इससे आपको समझ में प्रॉब्लम आसानी से आ जाएगी। ये किलो न्यूटन पर मीटर है, ये किलो न्यूटन पर, और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए यूनिट आपका जो निकल के आएगा आंसर का, देख सकते हो, किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा स्क्वायर में, तो ये यूनिट हो जाएगी किलो न्यूटन का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट जब आप लोगे ना, 1 किलो न्यूटन बाहर आ जाएगा, 1 सेकेंड बाहर आ जाएगा, 1 मीटर बाहर आ जाएगा, तो यूनिट बन जाएगी किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। ओके, तो आपको मास रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, सीधे वेट मत पुट कर देना, गलत हो जाएगी। तो ये हो जाता है 2 km फार्मूला आपका निकल के आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ग्रुपिंग ऑफ पाइल विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ। अगर मैं पाइल की ग्रुपिंग कर दूं, मतलब पहले मान लिया एक पाइल था आपके पास, अब आपने ग्रुप करके 4, 5, 9, 10 कितना भी बना सकते हो, तो क्या ग्रुपिंग करने से उसकी इंड बेयरिंग कम हो जाती है? ऐसा नहीं है। ग्रुपिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फ्रिक्शन पाइल पे और ना ही इंड बेयरिंग पाइल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, तो ग्रुप बनाने से क्या होता है कि जब हमारा लोड हैवी होता है तभी हम ग्रुप बनाते हैं। क्लियर? तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा, जब आपको या सॉइल कमज़ोर होती है तब हम लोग ग्रुप में पाइल को रखते हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है वहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी हो गई। तो इज़ द करेक्ट आंसर इज़ द सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रुपिंग करने से उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, रिड्यूस नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे अब इसके बाद में। चलो अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 पे जल्दी से। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो प्रॉब्लम नंबर 11 डिस्कस करते हैं। टोटल 14 प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव एक है आपका मेंस का प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम डील कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 2017 एसएससी जेईई क्या पूछ रहा है? The advantage of concrete pile, the advantage of concrete pile over a timber pile टिम्बर पाइल। ठीक है, एज क्या एडवांटेज है आपका? जो कंक्रीट का पाइल है क्या फ़ायदे रहते हैं एज कंपेयर टू आपका टिम्बर, मतलब लकड़ी का आपने जो बनाया। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। ये तो कॉमन सेंस से भी आंसर बता दोगे आप। चलो पहला ऑप्शन है ए, नो डिके ड्यू टू टर्माइट्स। नो डिके, डिके का मतलब होता है क्षरण होना, मतलब वो टर्माइट्स जो दीमक होती है ना लकड़ी को खराब करती है। नो डिके ड्यू टू टर्माइट्स, टर्माइट्स का मतलब होता है दीमक। टर्माइट्स आपने पढ़ा होगा, जब आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया जाता है ना तो टर्माइट्स के बारे में बताया जाता है। उसके लिए आप डीडीटी या कुछ भी केमिकल यूज़ करते हो ताकि वो दरवाज़ा ख़राब ना हो। ड्यू टू टर्माइट्स
बी ऑप्शन क्या कह रहा है, नो रेजिस्टेंस ऑन लेंथ, नो रेजिस्टेंस ऑन लेंथ। सी ऑप्शन है हायर बियरिंग कैपेसिटी, हायर बियरिंग कैपेसिटी। और डी ऑप्शन है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ये 2017 में पूछा गया है एसएससी जेईई। एक राफ्ट फाउंडेशन है, a raft foundation is provided if its area exceeds the plan area of the building भाई इस बात के बारे में मैंने डिटेल में आपको सैलो फाउंडेशन में पढ़ाया था। वहाँ पे जब शुरुआत में लिखवा रहा था कि किस टाइप का फाउंडेशन चाहिए, कौन सी सॉइल पे चाहिए, वहाँ से ये प्रॉब्लम पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 10% अगर एरिया बढ़ गया है क्या, बी है 20%, सी है आपका 30% और डी है 50%। क्लियर। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है 13 नंबर प्रॉब्लम है, जो कि आपका 2017 में पूछा गया एसएससी जेईई में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डैम्पिंग रेशियो is given by 0.10, डैम्पिंग रेशियो आपको बता के दे दिया है, एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट इज 225 किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो इन किलो न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर। फर्स्ट ऑप्शन है 22.5, अच्छा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन है 225, सी ऑप्शन है 2250 और डी ऑप्शन है 2500। ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14, ये भी 2017 में पूछा गया है। Piles are usually driven by a diesel operated hammer। क्या डीजल ऑपरेटेड हैमर होता है क्या? दूसरा ऑप्शन कह रहा है ड्रॉप हैमर। हाँ, ड्रॉप हैमर हमने पढ़ा था, ड्रॉप हैमर तो ज़रूर ही होगा, ड्रॉप हैमर। उसके बाद में सी ऑप्शन कह रहा है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। ठीक है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलो एक एक करके डील करते हैं। पहले समझते हैं एडवांटेज ऑफ कंक्रीट पाइल ओवर द टिम्बर। क्या फ़ायदा रहता है?
क्या लाभ रहता है? नो डिके ड्यू टू टर्माइट्स। कंक्रीट पाइल के ऊपर टर्माइट्स, देखिए टर्माइट को चाहिए खाना टर्माइट को चाहिए होता है सैप, जो लकड़ी होती है ना उसके अंदर सैप भरा होता है, ठीक है, एक रस जैसा भरा होता है, उसको क्या कहते हैं, सक करने आती है टर्माइट्स। वो जब ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से टर्माइट भी ख़त्म हो जाता है। क्या कंक्रीट में आपको वो सैप मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो जिसको जहाँ खाना नहीं मिलेगा वो वहीं जाएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखोगे तो कंक्रीट पाइल्स में टर्माइट्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता है। और टर्माइट का खाना जानते हो क्या होता है? टर्माइट का खाना होता है कार्बन, हाइड्रोजन। और कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ मिलता है? ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये लकड़ी में मिल जाता है, ठीक है। और एक खास बात और कि जो टर्माइट्स होती है मीथेन का प्रोडक्शन करती हैं। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, टर्माइट जैसे ही क्या करते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। क्यों? कार्बन खाएंगी, कार्बन खाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, मीथेन के फॉर्म में ये निकल जाता है। तो यहाँ पे ये जो है टर्माइट्स जो है प्रोडक्शन करते हैं किसका? मीथेन का। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में इसका हाथ होता है। तो टर्माइट्स मतलब लकड़ी को डिस्टर्ब करती है और सारी चीज़ें जहाँ पे उसको कार्बन मिलेगा वहीं डिस्टर्ब करेगी, बाकी सब जगह नहीं करती है, ठीक है। चल उसके तो इसका मतलब सही है। नो रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ जो आपका एडवांटेज है कंक्रीट पाइल के ऊपर, उसमें ये भी एक फ़ायदा निकल के आता है, नो रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ। मतलब लेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा लेंथ में डिस्टर्बेंस नहीं होता है कि लेंथ आपकी, जैसे टिम्बर होगा तो टिम्बर का जो आपका बनाया जाता पाइल है उसमें वार्पिंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कंक्रीट में ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए नो रेजिस्टेंस ऑन द लेंथ। फिर हायर बेयरिंग कैपेसिटी निकल के आता है। आप देख सकते हो कि आपका जो कंक्रीट का पाइल बनाया जाता है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक फ़ायदा निकल के आता है। तो सारी बातें सही है, इसलिए डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए कहीं पे एग्जाम में, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऐसे क्वेश्चन करना आसान होता है। नेक्स्ट आता है रैप्ड फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड ओवर ए फिट्स आर एरिया एक्सीड द प्लान एरिया। मतलब ये कब प्रोवाइड करते हो? अगर प्लान एरिया, जो रैप्ड फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड ए फिट्स एरिया, अगर फाउंडेशन का एरिया एक्सीड कर जाए प्लान एरिया से कितना भाई? 50%, तभी आपको रैप्ड फाउंडेशन प्रोवाइड करना है। तो 50, मैंने 40% लिखाया था, बट 40% तो ऑप्शन में है नहीं, तो अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास आप मानोगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50%। नेक्स्ट बात आती है, इफ द डैम्पिंग रेशियो इज गिवन बाई 0.1 एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज 225, फिर आपको निकालना क्या है? इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ क्रिटिकली डैम्पिंग रेशियो ही पूछा ना, हाँ क्रिटिकल डैम्पिंग रेशियो पूछा है। तो इसका फार्मूला होता है, दिस इज एप्सिलॉन बोल दो, म्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज फार्मूला इज डिवाइड बाई सी बाई सी सी। आपको जो निकालना है वो सी सी निकालना है, तो सी सी इजकल टू सी डिवाइड बाई एप्सिलॉन। सी की वैल्यू 225 दे रखी है और क्रिटिकली ये जो रेशियो है ना इसकी वैल्यू 0.1 है। देख लो, क्रिटिकली डैम्पिंग रेशियो इज गिवन बाई 0.1, तो इसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 2250 किलो, जो भी आए, किलो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो ये छोटे छोटे तो क्वेश्चन रहते हैं, बट पता नहीं होगा तो ये भी नहीं कर पाओगे। क्यों? पता चला मल्टीप्लाई कर दिए, तो 225 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 22.5 आंसर आ जाएगा। तो भैया जब तक पता नहीं होगा कोई इन्फॉर्मेशन सही से, तब तक नहीं कर पाओगे। और थ्योरी क्लास में इसको डिस्कस भी किया था। चल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। पाइल्स आर यूजुअली ड्रिवन बाई, देखिए हमने ड्रॉप हैमर पढ़ रखा है, सिंगल हैमर पढ़ रखा है, डीजल ऑपरेटेड हैमर नहीं पढ़ा, बट डीजल ऑपरेटेड का भी किया जाता है। मतलब डीजल ऑपरेटेड यहाँ पे मशीनरी होता है, उससे ऑपरेट करके भी लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, इस मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि सारी बातें यहाँ पे सही निकल के आ रही हैं। ये तो था, अब ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको भी कंसिडर करो। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे कर लिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मेंस का है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एक मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अलग से मेंस की क्लास नहीं लगाई, क्यों? क्योंकि डीप फाउंडेशन का वेटेज है ही नहीं आपके क्लास में, मेंस में, तो फालतू में कोई चीज़ नहीं पढ़ना है हमको।
चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्लास का। IES में आया हो 2011 में ये प्रॉब्लम पूछा गया है, मेंस प्रॉब्लम है। IES 2011 9 piles of 300 mm dia and 8 meter long, 8 meter length are arranged in a square pattern square pattern for the foundation इसके लिए बनाया गया है, फाउंडेशन के लिए। for a column in a uniform deposit of medium stiff clay, ठीक है, that is QU 100 kilonewton per meter square, full stop। if the center to center spacing center to center spacing a pile is 900 mm या 90 सेंटीमीटर बोल दो या 0.9 मीटर बोल दो, एंड एडहेशन फैक्टर 0.9, ये आपको बता दिया कहानी। क्लियर? कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द पाइल, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ the pile group, assuming a factor of safety 2.5। ठीक, चलो 9 पाइल से ध्यान रखिएगा शुरुआत में, मतलब इसका जो पैटर्न है वो स्क्वायर पैटर्न पे इसने बताया है, स्क्वायर पैटर्न पे बताया मतलब 3 गुणे 3 का आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बात बता दी स्क्वायर पैटर्न। ठीक है, चल तो बना देते हैं, एक स्क्वायर पैटर्न बना लेते हैं यहीं पे। ये आपका स्क्वायर पैटर्न बना दिया मैंने, यहाँ पे एक पाई लगाया, यहाँ लगाया, इस तरीके से पाइल्स बनाए गए हैं। और आपको कुछ बता रखा है इसने, डायमीटर कितना बताया है 300 mm। इसका जो डाया है ना 300 mm है। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बताया 900 mm। ठीक है, इसको B मान लेते हैं। स्क्वायर पैटर्न पे है तो ये भी B हो जाएगा। सबसे पहला काम B ही निकालना है। B इक्वल टू, मैंने बताया था कि ये कितने का है, ये आपका 3x3 है, तो इसकी जो बिथ निकल के आएगी देखो, एक ये स्पेसिंग S, एक ये S, तो 2S प्लस D निकल के आएगा। D कैसे, D/2 इधर से आ जाएगा और D/2 इधर से आ जाएगा, तो इसका निकल के आएगा 2S प्लस D। ठीक है, बोलो
2 टाइम एस, स्पेसिंग है पॉइंट, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 9, डायमीटर कितना है d, दिस इज 0.3, दैट इज 2.1 मीटर। तो एरिया भी निकाल सकते हो, एरिया आ जाएगा एंड बेयरिंग का, दिस इज बी स्क्वायर 2.1 इंटू 2.1, क्लियर। और पेरीमीटर भी निकाल लेंगे हम लोग, तो पेरीमीटर निकालोगे तो 4BL निकल के आएगी। अब सारी कहानी बाद में डील करते हैं इसको। चलो एक काम करते हैं, आपको देखो लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना, तो एक काम करना पड़ेगा, आपको ग्रुप में निकालना पड़ेगा और सिंगल पाइल की निकाल लो, ठीक। उसमें से जो मिनिमम निकल के आएगी वही आपकी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। तो पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट में b = 2s + d के अकॉर्डिंग मेरे पास ये जो वैल्यू आ गई 0.9 + 0.3, ये आ गया 2.1 मीटर। और आपको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रखा है QU, इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स CU। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, दिस इज CU = 100 / 2, दैट इज़ 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की, आप डायरेक्टली रख दोगे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, अब ग्रुप में लोड निकालते हैं। लोड टेकन बाई पाइल, लोड टेकन बाई पाइल्स इन अ ग्रुप, किस में निकालना है, ग्रुप में निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट इज QUG 9CU, ठीक है, इंटू B स्क्वायर प्लस अल्फ़ा लोगे नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो दैट इज CU, दैट इज़ 4 × B × L, अल्फ़ा ब्रैकेट में 1, बिकॉज ग्रुप एक्शन में अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। दैट इज़ 9 × CU, CU की वैल्यू आपके पास है कितना, 50 है, B की वैल्यू 2.1 है, स्क्वायर करो, प्लस CU की वैल्यू 50 है, ठीक है, 4 × B करो, B की वैल्यू 2.1 है, L की वैल्यू कितने मीटर बताया है, 8 मीटर। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर निकल के आपका आता है वो निकल के आता है, दिस इज़ 5344.5 किलो न्यूटन निकल के आ जाता है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल पाइल का निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल लोड टेकन बाई सिंगल पाइल, ये तो और आसान है, 9 × CU। अब यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन पाइल बताया नहीं था, तो आपको दोनों रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे, एंड का भी लेना पड़ेगा, साइड का भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। अगर वो कह देता फ्रिक्शन पाइल है तो ये वाला 0 कर देते, सिर्फ ये कंसीडर करते। तो 9CU × π/4 × d स्क्वायर प्लस CU ब्रैकेट में अल्फ़ा पाई × d × L। चलो 9 × CU की वैल्यू 50 × π/4, डाई की वैल्यू 0.3 मीटर स्क्वायर, प्लस CU की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 50 है, तो आप 50 रख दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास दे रखी होगी कितना है, 0.9, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर की वैल्यू 0.3, L की वैल्यू दिस। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट निकल के आएगा 371.1 किलो न्यूटन। तो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना ना, सेफ लोड, तो ये फार्मूला होता है सेफ लोड का, Q सेफ, दिस इज द Q सेफ इक्वल टू मिनिमम ऑफ QUG डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और क्या होता है, दिस इज द N टाइम QUP डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका फार्मूला जो है दिस इज द QUP। चलो बहुत आराम से प्रॉब्लम को कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। दिस इज द QUP आपको निकल ही गया। आ जाओ यहाँ पे, ग्रुप में कितना निकाला, 5344.5 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, और ये आया N टाइम N कितना है, 9 है, और QUP दिस इज 371.1, ठीक है। ये फार्मूला पढ़ा चुका हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिस। अच्छा ये आएगा लगभग 3339.91 डिवाइड बाई 2.5। देखिए ये वैल्यू दोनों का बेस समान है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आएगा 1335.96 है। ये इतना पाइल आपका ले जा सकेगा, ठीक है। इतना मिनिमम लोड आप लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये आपका सेफ लोड निकल के आए, कुछ करना नहीं है, ग्रुप में निकाल लो, सिंगल निकालने के बाद जितने पाइल हैं टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा लोड एक एक करके ले जाएंगे।
तो उसको हम लोग क्या कर देंगे कि सारे पाइल्स एक सिंगल का निकाल लो और इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारा लोड कितना जा रहा है वो पता चल जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था, लगा दिया। ध्यान नहीं, इसमें से मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम ही कंसिडर करेंगे क्योंकि मिनिमम पे सेफ हो जाएगा तो सब पे सेफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी रजिस्टिंग वैल्यू है। तो रजिस्टिंग कभी भी कोई वैल्यू आएगी हमेशा मिनिमम कंसिडर करते हैं और अप्लाइड में उसको मैक्सिमम लेते हैं, तो दोनों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से डीप फाउंडेशन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन को हमने प्रॉब्लम को यहाँ पे कर लिया और अब हम जो एक लेक्चर और बचेगा वो हम लोग कल देखेंगे और वहाँ पे हम सॉइल एक्सप्लोरेशन को देखेंगे। किसको देखेंगे? सॉइल एक्सप्लोरेशन को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।